Hello everyone. My name is सुशांत बाटला. आई एम ए CMA USA होल्डर और मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ CMA का पार्ट 2 और मैं इसमें सेक्शन ए से मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो मैं आपको इसमें अपने नोट्स से मैं आपको इसमें बताऊँगा कि इसको आप इजीली कैसे कर सकते हो और जो उसके कॉन्सेप्ट हैं अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो तो आपको हल्का सा वहाँ पे ईजी लगेगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस. सो हम स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए से और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा योर इनकम स्टेटमेंट. सो इनकम स्टेटमेंट क्या होता है कि कंपनी ने कितना सेल्स करा है और कितना उसके खर्चे हुए हैं यहाँ पे. सो इसमें हम निकालते हैं हमारा प्रॉफिट और लॉस. एज यू माइट बी नोइंग दिस कि हमारा जो इनकम स्टेटमेंट है वो हमारा होता है पूरे एक साल का. सो पूरे एक साल में हमने कितना सेल्स करा है और कितना हमारा एक्सपेंस हुआ है यहाँ पे. लेट्स से कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, ये लेट्स से कंपनी का ईयर है. कंपनी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर का रिपोर्टिंग करती है कि हमने कितना प्रॉफिट करा और कितना हमारा एक्सपेंस है. अब इस केस में फर्स्ट जो आइटम आता है वो आता है आपका सेल्स, कि कितने अमाउंट का आपने गुड्स सेल करा. सेल्स को वी ऑल्सो कॉल दिस रेवेन्यू. लेट्स से कि ये था 10,000. सो मैंने लेट्स से सेलिंग जो करा है वो करा है 10,000 का. अब इसमें हमारा गुड्स आता है कि सपोज की कंपनी लेट्स से नेस्ले ने जो गुड सेल करे वो हमारा सेल्स हो गया. या फिर लेट्स से कि कोई कंपनी है जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि हमारा ब्लिंकिट हो गया. सो दैट इज़ योर सेल्स. सो गुड्स या सर्विसेज, दैट इज़ पार्ट ऑफ योर सेल्स. अब इसमें से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. देखो, अगर कंपनी गुड्स बना रही है तो उसका कॉस्ट भी तो होगा उसको बनाने का. अब इसमें नाम से देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बनाया है उसका कॉस्ट. लेट्स से ये था 4,000. तो सेल्स में से हमने लेस कर दिया COGS एंड वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट. तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 6,000 का. अब इसमें से हम लेस कर देते हैं कंपनी के खर्चे ऑपरेशन के. सो वी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस. अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो सकते हैं यहाँ पे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंपनी के एक्सपेंस ऑफिस के. फॉर एग्जांपल, टू नेम अ फ्यू, मैं बोल सकता हूँ रेंट, या मेरा खर्चा हो गया स्टेशनरी का, या लेट्स से कि मेरा खर्चा हो गया मार्केटिंग का, कि एड्स वगैरह हो गए. ऑल दीज आर पार्ट ऑफ माई ऑपरेटिंग एक्सपेंस. तो सेल्स में से हमने लेस करा COGS, उसको बनाने का कॉस्ट. अब COGS में हमारे आते हैं लेबर, हमारा ओवरहेड, हमारा मटेरियल. एंड व्हेन आई से ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसमें हमारा आता है रेंट, स्टेशनरी एक्सपेंस, मार्केटिंग का, स्टाफ का सैलरी. एंड देन यू कैन थिंक कि, तो ऐसे इसमें बहुत सारे एक्सपेंस, जो सारे ऑफिस के एक्सपेंस होते हैं वो हमारे यहाँ आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे. ओके, नाउ इस केस में वी गेट, सपोज कि ये था मैंने 2,000 एंड आई गेट माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट. देखो नाम से देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो आपका जो कोर ऑपरेशन है उसका प्रॉफिट विच इज़ 4,000. इसमें से आपने लेस कर दिया लेट्स से सॉरी, अब इसमें यहाँ पे आप एडजस्ट करते हो. सपोज कि ये कंपनी है, कंपनी ने ये मशीन थी लेट्स से, ये मशीन कंपनी ने लेट्स से सेल कर दी. लेट्स से मशीन की कॉस्ट थी 100 रुपये और आपने सेल कर दिया 130 का. तो जो प्रॉफिट हुआ दैट इज योर नॉन ऑपरेटिंग. दिस इज योर नॉन ऑपरेटिंग, बट इस केस में ये गेन है तो इसलिए आपने इसको ऐड कर दिया. लेट्स से इट इज़ 200. एंड सिमिलरली दिस मशीन कैन बी सोल्ड एट अ लॉस. इस केस में आपने उसको लेस कर दिया. सो यू ऐड नॉन ऑपरेटिंग गेन एंड यू सब्ट्रैक्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या लॉस. ठीक है, तो इस वे में एंड देन यू गेट योर वैल्यू फॉर EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स. सो लेट्स से ये मेरा हो गया 4,200. सो सेल्स में से मैंने COGS लेस करा, देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एंड देन आई एडजस्ट द नॉन ऑपरेटिंग गेन एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड आई गेट माई EBIT. ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स. अब इसमें से मैं इंटरेस्ट को लेस कर देता हूँ. लेट्स से कि मेरा इंटरेस्ट था 500. ठीक है, एंड आई गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
कि टैक्स से पहले का मेरा प्रॉफिट, सपोज इट इज़ 3700 और उसमें से मैंने टैक्स लेस कर दिया, सपोज माई टैक्स इज 20%, तो इसका 20%, ठीक है, क्योंकि जो टैक्स होता है वो हमेशा हमारा लगता है हमारे प्रॉफिट पे, एंड आई गेट माई नेट प्रॉफिट ऑफ इन दिस केस 2960। तो ये आपका एक टिपिकल फॉर्मेट है आपका इनकम स्टेटमेंट का, कि अब इस केस में आपने सेल्स में से COGS और फर्स्ट आपने लेस करा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, and then you add non-operating gain or losses, and then you subtract your interest and tax to get your net profit. Net profit को we also call this bottom line, ठीक है, कि सारे एक्सपेंस के बाद में जो हमारा बच रहा है दैट बॉटम लाइन इज माय नेट प्रॉफिट, एंड दिस सेल्स, इसको हम बोलते हैं टॉप लाइन। ओके, सो दैट इज अबाउट योर इनकम स्टेटमेंट, कि आपका फॉर्मेट वगैरह देखो, ये फॉर्मेट आपको टिपिकली आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मेट किस तरीके से काम करता है यहाँ पे। होपफुली ये फॉर्मेट आपको ओके है। सो फर्स्ट जो आपका टॉपिक है उसमें इसी फॉर्मेट के बारे में बात करा हुआ है। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट टॉक्स अबाउट योर वर्टिकल एनालिसिस। नाउ व्हेन आई से वर्टिकल एनालिसिस, अब इस केस में हम क्या बात करने वाले हैं यहाँ पे, वर्टिकल में हम इन सारे नंबर्स को, सो वाइल आई एम डूइंग दिस वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस, मैं इन सारे नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाला हूँ। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं हर एक लाइन आइटम को डिवाइड कर देता हूँ सेल्स से। So 10,000 divided by 10,000, 4,000 divided by 10,000, and 6,000 divided by 10,000, and so on. Every line item will be divided by your revenue. सभी को आपने यहाँ पे इसमें कर दिया ना। उसका जो बेसिक रीज़न है, इसका बेनिफिट क्या होता है, ये सारी वैल्यूज़ आपको आ जाती है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। फॉर एग्जांपल, सेल्स इज़ 100%, COGS is 40%, gross profit is 60%, operating expense, and so on. Every expense will be in terms of percent. So 60%, and then operating expense in this example is 20%, and so on. So ये basically हमारा होता है vertical income statement. Now इसका फ़ायदा क्या होता है यहाँ पे? Suppose let's say कि जो मेरे COGS था, let's say my COGS over the past few years was let's say 40%, 45 and 50। तो अगर आप देखो, मैं अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अब देखो मेरा COGS लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस आई कैन मेक आउट एंड आई कैन चेक कि मुझे कहाँ पे वर्क करना है। सिमिलरली लेट्स से कि मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेट्स से 10, 8 एंड 5 ये मेरा कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे एफिशिएंसी दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस आई कैन मेक आउट एंड आई कैन मैनेज माई एक्सपेंस एंड आई कैन सी कि मुझे कहाँ पे मेहनत ज़्यादा करनी है यहाँ पे। तो दैट वॉज माई वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। होपफुली ये आपको ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ओके, लेट्स डिस्कस माई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ना, बैलेंस शीट बेसिकली क्या होता है आपका, कि बैलेंस शीट का हम कि हमारे पास ऑन ए पर्टिकुलर डे, सो हमेशा इस पे हम लिखते हैं एज ऑन, कि उस पर्टिकुलर डे पे, लेट्स से दैट इज़ 31 दिसंबर, इस पर्टिकुलर डे पे मेरे पास कितने एसेट थे, कितनी लायबिलिटीज़ थी और कितना इक्विटी था। नाउ एक जो क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि हमारे एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स, ठीक है, देखो क्या होता है, ये कंपनी है, कंपनी ने लेट्स से बोला कि इनको काम स्टार्ट करना है यहाँ पे, तो उसने पहले तो कैपिटल रेज करा। तो कैपिटल हम रेज कहाँ से करते हैं, कंपनी कैपिटल रेज करती है लायबिलिटी से या इक्विटी पे, जिसको हम शेयर्स भी बुलाते हैं यहाँ पे। सो कंपनी ने लोन लिया, लायबिलिटी हो गई इसकी, या फिर उसने शेयर्स वगैरह रेज करे और उससे ये परचेज करते हैं एसेट को। तो जो पैसा वहाँ से आया उसको उसने मशीनें वगैरह में परचेज कर लिया है यहाँ पे। तो ये आपका होता है बैलेंस शीट।
इन दिस बैलेंस शीट द कंपनी विल रिपोर्ट इट कि उस पर्टिकुलर डे पे कितने एसेट थे, कितनी ऑब्लिगेशन थी और कितने शेयर्स थे। ठीक है। अब इस केस में हमेशा दिस राइट साइड will always match with this asset. So I can say that my asset is equal to my liability plus my equity. ये हमेशा मैच करता है यहाँ पे। Your asset will always equal to your liability plus equity. There's a name says balance because we are trying to balance my liability and equity with the asset. अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि हमारे एसेट्स क्या क्या होते हैं। ब्रॉडली हमारे एसेट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। करंट, सो वी टॉक अबाउट करंट एसेट एंड देन वी टॉक अबाउट नॉन करंट एसेट। ठीक है। अब जो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बेसिकली क्या होता है कि करंट आपके कन्वर्ट हो सकते हैं इन लेस देन 1 ईयर, मतलब कि जो आपके लिक्विड एसेट हैं जो आप इजीली उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज योर करंट एसेट। ठीक है। और व्हेन आई से नॉन करंट, that is more than 1 year. So we have this current and then we have this non-current. For example, when I say current, आपका कैश, जो कंपनी पे कैश रखा हुआ है इन हैंड, सेकेंडली अवेलेबल फॉर सेल। सो व्हेन आई से अवेलेबल फॉर सेल, फॉर एग्जांपल सपोज ये कंपनी है, लेट्स से कि ये कंपनी है नेस्ले। नेस्ले ने नेट से कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया स्विगी में। ठीक है। तो जो इसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है फॉर शॉर्ट टर्म, दैट इज अवेलेबल फॉर सेल। ओके, सो यू हैव दिस कैश एंड देन यू हैव दिस AFS अवेलेबल फॉर सेल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटर्स। डेटर्स या वी ऑल्सो कॉल दिस नेट रिसीवेबल्स, कि लेट्स से कि आपने कुछ गुड्स वगैरह सेल कर दिया क्लाइंट को और उसने अभी कैश पे नहीं करा, तो जो उसका अमाउंट उसका पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, देन यू हैव दिस इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री क्या होता है कि कुछ गुड्स वगैरह लेट्स से आपने अभी लेट्स से सेल नहीं करा या कहीं ना कहीं आपका पेंडिंग है यहाँ पे, सो दीज आर योर इन्वेंट्री। फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस रॉ मटेरियल, लेट्स से कि आपने भी गुड्स परचेज करा और बिल्कुल रॉ फॉर्म में, देन वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें आप समझो कि सेमी फिनिश गुड्स आपका हो गया, एंड देन यू हैव दिस फिनिश गुड्स कि आपने माल पूरा कंप्लीट कर दिया है लेकिन वो अब तक सेल नहीं हुआ है यहाँ पे। और फिर हमारा आते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। सपोज कि कंपनी ने अपना रेंट एडवांस में पे कर दिया, जो उसका एक्सपेंस था वो उसने पहले ही पे कर दिया, दैट इज योर प्रीपेड एक्सपेंस। सो ऑल दीज आर योर करंट एसेट। फॉर द नॉन करंट एसेट योर कैटेगराइजेशन इज, सपोज कि आपका बिल्डिंग हो गया। ठीक है, कंपनी ने लेट्स से बिल्डिंग वगैरह परचेज कर रखी है, फिर लेट्स से प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो इसमें जो कंपनी की मशीनें वगैरह हैं दैट इज दिस पार्ट। देन आपका इन्वेस्टमेंट, सपोज कि कंपनी ने कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेट्स से फॉर मोर देन 1 ईयर, तो बिल्डिंग, PPE, इन्वेस्टमेंट एंड सिमिलरली आपका गुडविल। मतलब कि देखो गुडविल हमारा कब आता है, जब आप किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करो और थोड़ा महंगा कर दे दो। सपोज नेस्ले ने ये कंपनी स्विगी को एक्वायर कर लिया लेट्स से। अब इस केस में इसके जो कंपनी थी लेट्स से कि वो 100 की थी, लेकिन नेस्ले ने पे करा 150, तो 15 का आपका गुडविल आ गया है यहाँ पे। सो व्हेन यू पे मोर देन द फेयर वैल्यू, दैट इज योर गुडविल। सो बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारे आपके टाइप्स वगैरह होते हैं नॉन करंट एसेट के। पेटेंट, सपोज कि आपने कुछ साइंटिफिक डिस्कवरी करी,
that is patent, and then trademark, and similarly copyright. All these are your नॉन करंट एसेट. ओके, अब इस केस में देखो, ये जो स्टार्टिंग के तीन के ना, ठीक है, स्टार्टिंग के जो दो हैं, अब ये हमारे होते हैं टेंजिबल, एंड दीज आर इंटेंजिबल, क्योंकि आप इसको टच नहीं कर सकते. तो बिल्डिंग, पीपी, दैट इज योर टेंजिबल, एंड गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये आपका होता है इंटेंजिबल. सो दीज आर योर करंट एसेट. सिमिलरली, let's talk about my liability. Let's talk about liability. देखो, liability भी बिल्कुल सेम वे में होती है, टू वेज में, करंट liability और नॉन करंट. सो व्हेन आई से करंट, देखो करंट में हमारा क्या आता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्रेडिटर्स, जो आपने गुड्स वगैरह परचेज करा है सप्लायर से और आपको उसको पेमेंट करनी है, तो जो सप्लायर की पेंडिंग पेमेंट है, दैट इज योर क्रेडिटर्स. देन बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो ये आपका शॉर्ट टर्म लोन है जो आपने बैंक से लिया है. देन यू हैव दिस नोट्स पेएबल. सपोज कि आपने किसी कस्टमर को लिख के दिया है कि आप उसकी पेमेंट कर दोगे, सो दैट इज योर प्रोमिसरी नोट, कि आपने प्रॉमिस करा है कि आप पेमेंट कर दोगे. दीज ऑल आर योर करंट लायबिलिटी. सिमिलरली फॉर द नॉन करंट लायबिलिटीज, ओके, इस केस में आपका जो डेट या कोई आपका लोन हो गया, ठीक है, देखो करंट में आपके लेस देन 1 ईयर वाले आते हैं, एंड नॉन करंट में आपका आता है मोर देन 1 ईयर वाले. सो कोई डेट या कोई लोन, दैट इज पार्ट ऑफ योर दिस. सिमिलरली देखो, एक और चीज आती है डेफर टैक्स. देखो, ये डेफर टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं इसको. सो वी हैव दिस डेफर टैक्स लायबिलिटी. कोई ऑब्लिगेशन, ठीक है, देखो सी, लेट्स डिस्कस डेफर टैक्स लायबिलिटी. सो लेट्स डिस्कस दिस डेफर टैक्स लायबिलिटी. डेफर टैक्स बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, सपोज कि कंपनी ने अपने हिसाब से प्रॉफिट बनाया, उसने कहा कि हमारा टैक्स बनता है लेट्स से 100 का, लेकिन लेट्स से कि जो उसने पेमेंट करी टैक्स की, देखो कंपनी ने अपने हिसाब से हमने एक्सपेंस वगैरह एस्टिमेट करे, ठीक है. अब इस केस में जो पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट कर रहे हैं टैक्स वालों को. अब टैक्स वालों ने कहा कि आपका टैक्स बनता है 80 का, तो देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आ गया 20 का, दैट इज योर डेफर टैक्स लायबिलिटी. मतलब कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से टैक्स चार्ज कर लिया 100 का, लेकिन पेमेंट करिए 80 की, बाकी 20 उसको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा. इसीलिए दिस 20 बिकम योर डेफर टैक्स लायबिलिटी, बिकॉज ऑफ द टैक्स डिफरेंस कंपनी को टैक्स फ्यूचर में पे करना पड़ेगा. और इसी वे में आपका यहाँ पे एसेट में, ठीक है, किसी केस में हमारा एसेट में डेफर्ड टैक्स एसेट भी आ सकता है. इसको भी इन शॉर्ट वी कॉल दिस DTA. सो DTA, डेफर्ड टैक्स एसेट, ये कब हो गया, लेट्स से कंपनी ने बोला कि टैक्स 100 है, लेकिन टैक्स वालों ने बोला कि नहीं, आपका टैक्स 150 है. सो टैक्स वालों ने टैक्स ज़्यादा ले लिया, एंड फ्यूचर में यू हैव टू पे लोअर टैक्सेस. तो इस केस में दैट बिकम योर DTA. सो होपफुली ये DTL और DTA आपको ओके है. देखो आपके कोर्स में इतना ज़्यादा कवर नहीं है, तो मैं आपको एक जस्ट ब्रीफ दे रहा हूँ कि डेफर टैक्स होता क्या है. यहाँ पे द कंपनी विल बी ऑब्लाइज टू पे हायर टैक्स इन द फ्यूचर. नाम से देखो, डेफर टैक्स लायबिलिटी, कि आपकी ऑब्लिगेशन है और उसको आपने डिले, डेफर का मीनिंग होता है डिले, आपने टैक्स की जो ऑब्लिगेशन है उसको आपने डिले कर दिया, दैट इज योर डेफर टैक्स लायबिलिटी. एंड देन ये आपको कोई भी डेट, कोई भी आपका लोन, डेफर टैक्स, ठीक है, दैट इज योर नॉन करंट लायबिलिटी. सिमिलरली अगर हम डिस्कस करें इक्विटी के केस में कि हमारा इक्विटी क्या होता है, देखो लेट्स से कि ये कंपनी है हुंडई. हुंडई ने अपना नए शेयर्स लेके आई है, हुंडई इंडिया. अब इस केस पे उसने शेयर का एक बेस प्राइस रखा लेट्स से 100 का, लेकिन क्योंकि लोगों में काफ़ी डिमांड थी, जब शेयर आया वो आया 1900 का. इस केस में जो ये 100 है,
इसको हम बेसिकली बोलते हैं कॉमन स्टॉक। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है आपका कॉमन स्टॉक या कॉमन शेयर्स, दैट इज 100 इस मेरे एग्जांपल में। एंड सपोज कि कंपनी ने जो शेयर है वो कितने का आया, 99, जो उसका डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं एडिशनल पेड इन कैपिटल, विच इज 1800 इन माई एग्जाम्पल। ठीक है, तो कंपनी का कॉमन स्टॉक प्लस एडिशनल पेड इन कैपिटल। अब क्या होता है कि कंपनी, तो ये तो आपका हो गया कॉमन शेयर्स और एडिशनल पेड इन कैपिटल। अगर आपको याद होगा 12th क्लास में इसको आपने नाम से पकड़ा था शेयर प्रीमियम। नाउ नेक्स्ट, कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो देखो इक्विटी वाले ये होते हैं कंपनी के हिस्सेदार, तो विद द नेट प्रॉफिट इनका हिस्सा बढ़ जाता है, तो इसको हम ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी कुछ प्रॉफिट का हिस्सा बांट देती है तो डिविडेंड से आपका जो उनका ओनरशिप है वो कम हो रही है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल सपोज कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया 200 का, जिसमें से डिविडेंड बांट दिया 50 का, तो अगर हम देखें कि जो प्रॉफिट कंपनी ने कितना री इन्वेस्ट कर दिया 150, क्योंकि प्रॉफिट में से हमने इतना बांट दिया, जो बच गया कंपनी उसको वापस इन्वेस्ट कर देती है और उसको नाम देते हैं रिटेन्ड अर्निंग, कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने रिटेन मतलब री इन्वेस्ट कर दिया। तो हमने नेट प्रॉफिट माइनस डिविडेंड कर दिया, ठीक है। लेकिन जो आपका रिटेन था पहले पिछले सालों का, वो भी इसी का पार्ट बनता है यहाँ पे। एंड अगेन रिटेन्ड अर्निंग को भी हम ऐड करते हैं। सो कॉमन स्टॉक प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग प्लस नेट प्रॉफिट माइनस आपका डिविडेंड, ये इससे आपका होता है। एक और चीज़ एक होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, देखो सपोज कि ये कंपनी है एडिडास, एडिडास ने उसकी एक कंपनी है रीबॉक, उसको एक्वायर कर रखा, मतलब कि उसका 50% से ज़्यादा हिस्सा है। सपोज रीबॉक में उसका इतना प्रोपोर्शन है, लेकिन इतना पोर्शन किसी और के पास है, तो जो पोर्शन किसी और के पास है उसको बुलाते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जो ये रेड वाला एरिया ना छोटा सा, दैट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कि इसमें आपकी ओनरशिप नहीं है, और इसको भी हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो कॉमन स्टॉक प्लस एडिशनल पेड इन कैपिटल प्लस रिटेन प्लस नेट प्रॉफिट माइनस डिविडेंड, इससे आपका आता है इक्विटी। ठीक है, इक्विटी को हम कुछ और नाम से भी बुलाते हैं, वी ऑल्सो कॉल दिस कॉमन स्टॉक, ठीक है, या इसको वी ऑल्सो कॉल दिस ओनरशिप कैपिटल, ऑल्सो वी कॉल दिस रेसिडुअल क्लेम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेम से बोला जाता है यहाँ पे। सो दैट इज अबाउट योर इक्विटी। अगर मैं इसमें आपको पूरा एक समराइज वे में बताऊँ, यहाँ पे ये मेरी बैलेंस शीट बनेगी इस तरीके से। यहाँ पे लिखा होता है एज ऑन 31 दिसंबर फॉर एग्जांपल। यहाँ पे मेरे आते हैं एसेट, और यहाँ पे मेरा आता है लायबिलिटी, और यहाँ मेरा आता है इक्विटी। देखो यूएस में उल्टा होता है, लेफ्ट में एसेट राइट में लायबिलिटी और इक्विटी। अब एसेट में हमारे चीज़ें थी कैश, राइट, एंड लेट्स से हमारा था डेटर्स, देन हमारा था इन्वेंट्री, राइट, फिर हमारा बिल्डिंग, और फिर हमारी मशीनें। ओके, लायबिलिटी में लेट्स से मेरे थे अकाउंट पेबल, जो मैंने पेमेंट करनी है सप्लायर को, ठीक है। देन कुछ मेरा था बैंक का ओवरड्राफ्ट, बैंक का लोन, देन फिर मेरा था लॉन्ग टर्म लोन था मेरा यहाँ पे। देन इक्विटी में मेरा लेट्स से था कॉमन स्टॉक, नेट प्रॉफिट एंड डिविडेंड। ठीक है, तो ये कुछ मैं नंबर्स मैंने ऐसे बना दिए। सपोज कि मेरा कैश था 2000, डेटर्स थे 3000, इन्वेंट्री था 5000, ओके, बिल्डिंग था 30,000 एंड मशीन था 10,000। तो जो मेरा टोटल हो गया, टोटल मेरे हो गए एसेट्स, दैट इज 50,000। अब जो मेरे एसेट हैं ये लायबिलिटी और इक्विटी के बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो कुछ आपने मिस्टेक कर दी है।
फॉर एग्जाम्पल अकाउंट पेबल थे मेरे 2000, बैंक ओवरड्राफ्ट 2000, ओके। लॉन्ग टर्म लोन ये लेट्स से कि मेरे थे 16,000, कॉमन स्टॉक लेट्स से था मेरा 20,000, एंड नेट प्रॉफिट था मेरा 12,000 माइनस डिविडेंड 2,000। सो अगर मैं इसका टोटल करूँ यहाँ पे, ठीक है, इट इज कमिंग आउट टू बी अगेन 50,000। सो माई टोटल एसेट मस्ट इक्वल टू माई टोटल ऑफ लाइबिलिटी एंड इक्विटी। ये हमेशा होल्ड करता है यहाँ पे, अगर नहीं कर रहा तो कुछ आपने मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट की, इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक लाइन आइटम को डिवाइड कर रहा हूँ टोटल एसेट से। सो 2000 डिवाइड बाय 50,000, डेटर्स डिवाइड बाय, हर एक चीज को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, इस टोटल एसेट से। यहाँ पे 5,000 डिवाइड बाय 50,000, सिमिलरली इस साइड में भी 2,000 डिवाइड बाय 50,000, 16,000 डिवाइड बाय 15,000। तो ये इस वे में ये फिर हमारा होता है वर्टिकल बैलेंस शीट। नाउ सबसे पहला सवाल, इसका यूज़ क्या है। सपोज कि मैंने लिखा डेटर्स, सपोज डेटर्स थे मेरे 15% एसेट का, 25% एंड 30%। तो देखो डेटर्स मेरे बढ़ रहे हैं लगातार यहाँ पर, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं माल जो बेच रही है, जो गुड्स सेल कर रही है, वो सेल कर रही है उधार पे, और उधार उनका लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर डेटर्स ज़्यादा होंगे तो डिफ़ॉल्ट भी ज़्यादा होगा। तो ये कुछ एरिया ऑफ कंसर्न है। सिमिलरली अगर सपोज़ कि मेरा लॉन्ग टर्म लोन था, वो 40, 45, 55 ऐसे बढ़ रहा है, तो ये भी इशू है। क्यों? क्योंकि लोन पे मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो अगर मेरा लोन ज़्यादा होगा तो मेरा इंटरेस्ट पेमेंट भी ज़्यादा होगा। सो इस वे में दैट इज़ वाई वी आर डूइंग दिस वर्टिकल एनालिसिस, ताकि मैं एनालाइज कर सकूँ कि ये कैसे बढ़ रहे हैं या फिर कैसे कम हो रहे हैं। सिमिलरली, अच्छा एक और चीज़, अगर मैं अपनी कंपनी का डाटा चेक कर रहा हूँ पास से, कि पास में मेरे कितने था प्रपोर्शन, इसको बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है। अब इसी वे में कंपनी ये भी तो हो सकता है कि सपोज 2026 का डाटा चेक कर रही है बाकी कंपनी से। सो इस केस में लेट्स से कि जो नेस्ले है वो चेक कर रही है डाबर से, ब्रिटानिया से, एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल कि एंड लेट्स से कि यहाँ पे लेट्स से कि कंपनी XYZ, कुछ भी कंपनी ले लो। अब इस केस में लेट्स से कि नेस्ले का लेट्स से जो लॉन्ग टर्म लोन है वो 55 है, लेकिन इनका 10, 8, 12। तो देखो जो जो आपके फर्म कंपटीशन में है उनका तो बहुत कम है, लेकिन तुम्हारा बहुत ज़्यादा लोन है। तो इसमें आप अपने कंपनी का डाटा कंपेयर कर रहे हो बाकी कंपनी से सेम टाइम पीरियड में। तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। ठीक है। एंड दैट इज वन ऑफ द यूसेज ऑफ दिस वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है। तो ये हमेशा आपको हेल्प करता है कंपेयर करने में कंपनी का परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू द पीयर कंपनीज। इसको बोलते हैं पीयर कंपनीज, कि जो हमारे सेम कंपटीशन में कंपनीज हैं यहाँ पे। ओके, सो दैट वाज अबाउट दिस क्रॉस सेक्शनल अगेन। एंड लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज डिफरेंस। ठीक है। सो इस केस में हम ये कंप्यूट कर रहे हैं कि हमारा कितना चेंज हुआ है परसेंटेज। फॉर एग्जांपल मैं कुछ नंबर्स वगैरह यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल माय डेटर्स वर 10,000 in the first year, and in the second year it was 14,000. So in a way my debtors change by how much we are supposed to compute this. So इस केस में first compute the difference, that is 4,000. इस केस पे your percentage will be your difference divided by your initial debtors. So 4,000 difference divided by this term 10,000. So this will give you your 40%. So that is how you can compute this. ये तो बहुत ज़्यादा easy था, and hopefully इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी. Now let's just talk about your horizontal analysis.
सो व्हेन आई से माय हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, उस केस में कुछ अगेन नंबर्स लेके बात करता हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। सपोज कि मेरे डेटर्स थे 10,000, 14,000 एंड 18,000। तो इस केस में हम चूज करते हैं एक बेस ईयर, जो कि इस मेरे क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट ईयर। सो इन दैट केस 10,000 डिवाइड बाय 10,000, मतलब कि डेटर्स डिवाइड बाय उस बेस ईयर के डेटर्स, 14,000 डिवाइड बाय 10,000 एंड 18,000 डिवाइड बाय 10,000. So this will give me 100%, 140% and 180%. इसी वे में अगर लेट्स से कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है क्रेडिटर्स, ओके सपोज 6,000, 4,000 एंड लेट्स से 12,000। इन दैट केस 6,000 डिवाइड बाय अगेन द बेस ईयर का क्रेडिटर्स विच इज 6,000, 4,000 divided by 6,000 and 12,000 divided by 6,000. So this will give me 100, 66.6% and 200%. So ये आपका होता है horizontal analysis. Hopefully these topics are okay और ये काफ़ी ज़्यादा easy to be honest. But अब इसका एक second question आता है कि इसका use क्या है यहाँ पे। देखो मैं कुछ numbers लेके बात करता हूँ। Suppose कि मेरे debtors थे 100, 140 और 180, ठीक है। एंड लेट्स से कि मेरा जो इन्वेंट्री है ओके वो लेट्स से था 100%, 150 एंड 250। तो अगर आप देखो डेटर्स को, आप यहाँ पे डेटर्स बढ़ रहे हैं आपके एवरी ईयर, लेकिन जो आपका इन्वेंट्री है वो भी बढ़ रहा है यहाँ पे, मतलब कि आप लोगों को गुड्स सेल कर रहे हो उधार पे और कहीं ना कहीं आपके गुड्स नहीं बिक रहे। इफ़ योर इन्वेंट्री नंबर्स आर राइजिंग, दैट्स अ वार्निंग साइन। सिमिलरली अगर मैंने सेल्स को देखा, सपोज कि मेरे सेल्स थे 100, 80, 50, तो अगर आप देखो सेल्स मेरी यहाँ पे कम हो रही है और साथ में जो मेरा इन्वेंट्री है वो पाइल अप हो रहा है यहाँ पे। सो दैट्स अ वार्निंग साइन फॉर मी। सो बाय डूइंग दिस हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आप इस वे में इसको एनालाइज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नाउ आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल कवर ऑल द लिक्विडिटी रेशियो, ये पूरा मैं आपको बात करेंगे इसके बारे में, एंड देन वी विल टॉक अबाउट सॉल्वेंसी रेशियो, ओके। और फ्यूचर में अभी हम बाद में और भी ऐसी वीडियो बनाएंगे, और आई विल ऑल्सो कवर दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक EPS, अर्निंग पर शेयर, इसके बारे में बात करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। सो ये मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें पार्ट 2 का मैंने स्टार्ट करा है और मैंने सेक्शन A से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सिमिलरली आई विल मेक B, C and D and so on. So I will try to cover these topics, okay. So next class में work on this liquidity and solvency. Thank you very much. So far आज की क्लास में इतना ही है, okay. Thank you.